दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन और परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान के अंतर्गत श्वसन और परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है कैसे? क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा या फुफ्फुस या फेफड़ा द्वारा? तो सही उत्तर है स्तनधारियों में श्वसन फुफ्फुस या फेफड़ा के द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर और मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस या फेफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प या नाइट्रोजन। तो सही उत्तर नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा, श्वसन क्रिया या रिस्पायरेशन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतः श्वास या इंस्पायरेशन क्रिया और उच्छ्वास यानी एक्सपायरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है? ऑप्शन है आपके, देखिए यहाँ पर कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है, रक्त द्वारा, फुफ्फुस द्वारा और ऊतक के द्वारा। इसमें से किसके द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है? तो आप जान लीजिए सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा और ऊतक के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 1, 3। दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वास यानी इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन केशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है क्या? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रैक्यूल्स, ब्रांकियोल्स, पल्मोनरी शिराएं या एल्वियोली। तो ये जो है दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का नहीं बल्कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, प्योर एल्वियोली। तो याद रखिएगा दोस्तों, गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में तक जाती है और ये प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वियोली और सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अब परिवर्तित नहीं होती या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है। दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है और समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन यानी इनमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं लेकिन वायु का घनत्व तो कम हो जाता है। इसलिए पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपॉक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है यानी श्वास दर बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो सही उत्तर रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को। दोस्तों आप जान लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है ADP टू AMP, ATP टू ADP, ADP टू ATP या AMP टू ADP। तो सही उत्तर देखिए ATP टू ADP।
मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स के विघटन से प्राप्त होती है और एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट में हो जाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। एटीपी प्लस H2O, एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी। अगला प्रश्न है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है कैसे? तो सही उत्तर है एटीपी के रूप में। दोस्तों, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आक्सीकर विघटन से संबंधित यानी अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से श्वसन कहते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वायु श्वसन। इसको ऑक्सी एरोबिक रेस्पायरेशन की क्रिया कहते हैं। और आप जान लीजिए कि दोस्तों ऑक्सी या वायवीय श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विखंडित होता है, ये गलत है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी 2 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कोशिकीय श्वसन, ये जो है कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में जो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस होता है, आप जान लीजिए ये ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लूकोज 3 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विखंडित होता है और ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अवायवीय श्वसन पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। श्वसन तंत्र के बाद आइए परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो ये है 72 यानी 72 टाइम्स। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। वृद्ध जो होते हैं यानी बूढ़े लोगों में ये कम जबकि बच्चों में ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। रुधिर में एक स्पंदन यानी बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन से पहुंचती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि हृदय कब आराम करता है? तो उत्तर है 2 धड़कनों के बीच। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः ये वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय के 2 धड़कनों के बीच जो है हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पा जाता है तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इसलिए हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सीने में दर्द, पसीना और जी मचलाना, बाह में दर्द और झंझनाहट, टांगों में दर्द। तो याद रखिएगा टांगों में दर्द ये हृदयाघात से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द, पसीना और जी मचलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयाघात या हृदय रोग से संबंधित हैं, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयाघात से संबंधित नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण हैं जिसके उपचार के लिए रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं? जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द और सीने में तेज दर्द। तो सही उत्तर जी मिचलाना, तेज पसीना और सीने में तेज दर्द। ये ऑप्शन डी 1, 2, 4 ये हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सही उत्तर है हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। ये एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां और बायां अलिंद या एट्रियम, कभी कभी इसे ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां और बायां निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है कहाँ पर? मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में या फिर मेरुरज्ज में, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हृदय में। दोस्तों, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो हृदय में उपजती है। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों के द्वारा निष्पादित होता है। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है किस गति से? तो सही उत्तर है हृदय के बराबर गति से। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं और समांतर नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कने की दर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो उत्तर है 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है और मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होगी? तो आप जान लीजिए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है। तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? ऑप्शन है आपके एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला ये गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? ऑप्शन है आपके लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या रक्त प्लेटलेट्स। तो सही उत्तर है रक्त के संचलन में एरिथ्रोसाइट मदद करता है, याद रखिएगा। दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय या इनेक्टिव करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे जो हैं श्वेत रुधिराणु, किंतु संख्या में कुल WBC का 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है और लिम्फोसाइट गश्ती सेना की तरह एक समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। एरिथ्रोसाइट जो है ये प्रायः रक्त संचलन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो सही उत्तर है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है और इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हिम के कारण ही होता है और हिम की वलय या रिंग में केंद्रीय भाग लौह का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है ये 12 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है और ये शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही। ये फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, सही है। ये कुछ अम्लीय होता है, सही नहीं है। ये ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है।
तो सी आपका सही नहीं है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का पीएच मान 7.1 से 7.4 के बीच होता है। हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं। अगला प्रश्न है रुधिर वाहिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लौह होता है, बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये आपका सही नहीं है। और ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो 1, 2 और 4 जो है सही है आपके रक्त या रुधिर वाहिका के बारे में। दोस्तों आप जान लीजिए कि कुल रुधिर का लगभग 55% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराण या ब्लड जो कार्पल्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल और शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग होता है। ये रुधिर का कोशिकीय भाग है, ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में आप जान लीजिए हीमोग्लोबिन जो कि लौह युक्त यौगिक है, ये प्रोटीन पाई जाती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य लाल रक्त कणिकाएं नहीं बल्कि श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, सही नहीं है। और ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, कोलेजन, केरोटिन या मायोग्लोबिन। तो सही उत्तर है मायोग्लोबिन में। दोस्तों आप जान लीजिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है और इसमें लौह घटक पाया जाता है। अगला प्रश्न फिर से ही पूछा गया है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो सही उत्तर लौह यानी लोहा। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और इसमें आयरन आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला प्रश्न है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? आपको बताना है। मेढक, मत्स्य, मानव या केचुआ? तो सही उत्तर है केचुआ में। केचुआ या अर्थवर्म एक एनिलिड प्राणी है। इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में ये प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रक युक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये आप जान लीजिए हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का रंग क्या होता है या रेड ब्लड कार्पल्स का रंग क्या होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है रंग होता है किसके कारण? क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में एक केंद्रक विहीन और इनकी औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख और स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है या खड़े होने में सहायता करता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों रक्त शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है।
लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो सही उत्तर है, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 और 80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं हैं, पहले को सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर पारे के और प्रसारण दाब 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है कितना? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 120 मिलीमीटर और 80 पारे के दाब के बराबर। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? आपको बताना है। स्फेरोमीटर, ओनियोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या एमीटर? तो सही उत्तर स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब का मापन किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जीव विज्ञान के अंतर्गत श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।